Hello students, today's topic is Hardy-Weinberg principle. ठीक है, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो हार्डी एंड विनबर्ग नाम के जो साइंटिस्ट है उसने ये प्रिंसिपल जो है वो दिया हुआ है. एंड व्हाट ही कॉल्ड, अकॉर्डिंग टू देम द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हाट द प्रिंसिपल इज, द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट allelic frequencies in a population is stable and remains constant from generation to generation, ठीक है. मीन्स जीन पूल रिमेन्स कांस्टेंट, मीन्स क्रोमोसोम्स के जो अलील्स जो होते हैं, ठीक है, वो ऑलवेज सेम रहते हैं जनरेशन टू जनरेशन. जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो स्टेबल रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं आता. ठीक है, तो हार्डी-विनबर्ग के अकॉर्डिंग ये है कि एलिलिक फ्रीक्वेंसीज जो होती है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं, ठीक है, इसके जो एलील्स जो होते हैं पॉपुलेशन में वो उसकी फ्रीक्वेंसी स्टेबल एंड रिमेन्स कांस्टेंट रहती है. ठीक है, सो जीन पूल रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड Hardy-Weinberg principle. This is called Hardy-Weinberg principle or genetic equilibrium. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? जेनेटिक इक्विलिब्रियम. ठीक है, उसके एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर, एग्जाम्पल के थ्रू हम करते हैं स्टडी. इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल इट नेम्ड P एंड Q. ठीक है, दो फ्रीक्वेंसीज हमने ली है, फर्स्ट वन इज P एंड सेकेंड वन इज Q. ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी के एलिल्स, ठीक है, हम लेते हैं. तो फर्स्ट वन इज कैपिटल ए एंड द सेकेंड वन इज स्मॉल ए. ठीक है, ये चैप्टर नंबर 5 में आता है एलील्स, क्रोमोसोम्स के ऊपर से उसके एलील्स कैसे हम लिखते हैं वो. ठीक है, सो यहाँ पे हमने उसकी दो क्या ले ली है, एलील्स ले लिए है. ओके, सो देयर आर टू एलील्स इन अ क्रोमोसोम, सो दिस फ्रीक्वेंसी इज P square because there are two alleles and this one is Q square. And some of the frequencies एलिलिक फ्रीक्वेंसी जो होता है उसका टोटल सम जो होता है वो 1 होता है. तो इसका हम बाइनोमियल एक्सपांशन ले तो इट विल बी P square plus 2PQ plus Q square is equal to 1. ये जो फ्रीक्वेंसीज है उसका सम ऑफ टोटल क्या होगा, 1. ठीक है, तो इट विल बी द P square plus 2PQ plus Q square is equal to 1. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वेशन. ठीक है, इसके ऊपर से सम्स भी आ सकते हैं नीट और हमारी बोर्ड एग्जाम्स में. ठीक है, नाउ डिस्टर्बेंसेस. ठीक है, डिस्टर्ब कब होगा ये, disturbances occurs
in genetic equilibrium, और हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, ठीक है, उसमें डिस्टर्बेंस कब आएगा? when changes the frequency of alleles, frequencies of alleles, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी जो है उसके एलिल्स में चेंजेस आते हैं तो, एंड दिस इज कॉल्ड इवोल्यूशन, बिकॉज टोटल जेनेटिक इक्विलिब्रियम और टोटल फ्रीक्वेंसीज ऑफ द एलिल्स नेवर स्टेबल और कांस्टेंट, ठीक है। कोई भी पॉपुलेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसका जो जेनेटिक पूल होता है, वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है, ठीक है, उसमें चेंजेस आते ही रहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड इवोल्यूशन, ये इवोल्यूशनरी थियोरी है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? इवोल्यूशन। एंड जो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल और उसके इक्विलिब्रियम को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, वो 5 फैक्टर्स हैं। देयर विल बी द 5 फैक्टर्स। द फर्स्ट वन इज जेनेटिक ड्रिफ्ट, द सेकेंड वन इज जीन flow, the third one is mutation, fourth one is genetic recombination, and the last one is, fifth one is natural selection, ठीक है। ये 5 फैक्टर्स जो है वो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और उसको हम 1 बाय 1 देखें, चलिए डीप में देखते हैं। फर्स्ट लेते हैं हम यहाँ पे जेनेटिक और जीन फ्लो, ठीक है। व्हाट इज जीन फ्लो? जीन फ्लो के थ्रू वो अफेक्टिंग फैक्टर्स क्यों माना जाता है? इंडिविजुअल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और पॉपुलेशन, ठीक है। जीन फ्लो मीन्स व्हाट? माइग्रेशन एक टाइप का बोल सकते हैं हम। माइग्रेशन मीन्स individuals migrates from one place to another place और population, ठीक है। और some are added also and some are added. So there is the new frequency or new alleles are added to the new population and lost from the old population, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे? ये एक पॉपुलेशन है और दिस इज द सेकेंड पॉपुलेशन, ठीक है। यहाँ के जो इंडिविजुअल्स है, यहाँ से वो माइग्रेट करके यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन के जो अलिल्स है, उसके जो इंडिविजुअल्स है, ये माइग्रेट करके दूसरी प्लेस पर चले गए। तो यहाँ से क्या हो गया? वो एलिल्स जो है वो लॉस्ट हो गया। तो ओल्ड पॉपुलेशन में से वो लॉस्ट होते हैं, न्यू पॉपुलेशन में वो एड होते हैं, ठीक है। तो वहां की फ्रीक्वेंसी कभी भी स्टेबल नहीं रह सकती, ठीक है। और यहाँ से समहाउ आए बहुत सारे, ठीक है। तो क्या हुआ? उसमें चेंजेस आते ही रहते हैं, ठीक है। एक जगह पे कभी भी वो स्टेबल पॉपुलेशन क्रिएट नहीं रह सकती। ओके, सो जीन फ्लो जो है मीन्स वन टाइप ऑफ माइग्रेशन जो होता है वो उसको अफेक्ट करता है, ठीक है। नाउ द सेकेंड वन देखते हैं। द सेकेंड वन इज genetic drift. Genetic drift means same changes occurring by chance. Same changes means migration type of changes जो होते हैं, same changes occurring by chance. It's called genetic drift. उसको क्या बोलेंगे? जेनेटिक ड्रिफ्ट। और उसमें क्या होगा?
कि जो ये चेंजेस आए हैं, न्यू पॉपुलेशन जो है वो माइग्रेट करके एक प्लेस पे आई है, ठीक है, एंड दीज जेनेटिक एलिल्स, उसके जो एलिलिक का जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एलिलिक फ्रीक्वेंसी वहां पे न्यू पॉपुलेशन पूरी की पूरी एस्टैब्लिश कर देती है, ठीक है। मीन्स ये जो है उसमें से ये पर्सन्स जो है वो माइग्रेट करके यहाँ पे गए और ये जो पर्सन्स जो है वो अपनी न्यू पॉपुलेशन क्रिएट करते हैं, अपनी जेनेटिक एलिलिक फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पे न्यू क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, फाउंडर, एंड दिस इफेक्ट कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट। मीन्स ये जो न्यू पॉपुलेशन क्रिएट हुई है वो उसकी वजह से क्रिएट हुई है, तो दैट मीन्स दे आर द फाउंडर्स ऑफ दैट पॉपुलेशन, ठीक है। एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, फाउंडर इफेक्ट। मीन्स यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो न्यू पॉपुलेशन क्रिएट करती है बाय चांस, तो उसको क्या बोलेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट और फाउंडर इफेक्ट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, थर्ड वन इज म्यूटेशन। म्यूटेशन हमने ह्यूगो डी व्रिस की थ्योरी भी देखी, ठीक है। सडनली कोई भी चेंजेस आता है उसकी जेनेटिक जीन में, एंड दिस जीन लीड्स टू द जनरेशन, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, म्यूटेशन। मीन्स एडवांटेजियस म्यूटेशन, एडवांटेजियस म्यूटेशन creates new population, new phenotypes. Phenotypes means जो फिजिकल अपीयरेंस, उसका जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं उसमें जो दिखता है वो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, फिनोटाइप्स। एंड लीड्स टू जनरेशन, एंड लीड्स टू मेनी जनरेशंस, कॉल्ड स्पीशिएशन। इसको क्या बोलेंगे, स्पीशिएशन मीन्स म्यूटेशन। सडनली उसमें कोई चेंजेस आ जाता है और वो जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ता जाता है, उसको फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स जो होते हैं वो, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, म्यूटेशन। और ये म्यूटेशन की वजह से भी प्रिंसिपल जो होता है वहां पे स्टेबल नहीं रह पाता, मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी 1 नहीं रहती है, ठीक है। देन द फोर्थ वन इज genetic recombination. Recombination means उसके पेरेंट्स के जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, एंड दे आर द डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंटल कैरेक्टर्स। मीन्स अपने न्यू कैरेक्टर्स को वो डिस्क्राइब करता है, न्यू कैरेक्टर्स साथ में लेके आता है, दैट मीन्स द रिकॉम्बिनेशन। और उसके जीन में जो ये चेंजेस आते हैं, पेरेंटल कैरेक्टर्स से डिफरेंट कैरेक्टर्स आते हैं, तो उसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन। ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस, variation occurs due to recombination. Leads to new phenotypes. ठीक है। और ये रिकॉम्बिनेशन की वजह से क्या होता है, न्यू फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स जो है वो सामने आते हैं, तो वहां की फ्रीक्वेंसी जो होती है उसकी चेंज हो जाती है, ठीक है। सो रिमेन्स कांस्टेंट, वहां पे वो नहीं रहता। देन फिफ्थ वन इज नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, यू नो द नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन मीन्स सर्वाइवल of the fittest, means कैरेक्टर्स में वो चेंजेस लाते अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। हेरिटेबल वेरिएशंस जो उसमें क्रिएट होते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उसको नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। एंड दिस नेचुरल सिलेक्शन लीड्स 3 फॉलोइंग इफेक्ट्स।
The first one is stabilization. The second one is directional. And the third one is disruptive. What is stabilization? Stabilization means larger number of individuals acquire the mean characters. ठीक है, उसकी जो पॉपुलेशन की जो फ्रीक्वेंसी है उसी के कैरेक्टर्स वो वहां पे एक्वायर करता है. सो दैट इज द स्टेबिलाईजेशन. और आपको उसमें आपकी टेक्स्ट बुक में 3 ग्राफ्स उसमें दिए हुए हैं. ठीक है, द फर्स्ट वन इज स्टेबिलाईजेशन मीन्स लार्जर कैरेक्टर्स, लार्जर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्वायर द मीन कैरेक्टर्स. ठीक है, वहां की जो एक कैरेक्टर्स है वही कैरेक्टर्स को वो इंडिविजुअल गेन करता है. तो पिक क्या होगा? लार्जर हाई पिक फॉर्म होगा और नेरो पिक फॉर्म होगा. ठीक है, सो दिस विल बी द स्टेबिलाईजेशन पिक. वहां की पॉपुलेशन ऐसी होगी. देन द सेकेंड वन इज डायरेक्शनल. डायरेक्शनल मीन्स कि वहां के जो लार्जर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो होते हैं दे डू नॉट गेन द मेन कैरेक्टर्स. ठीक है, दे गेन द अदर देन द मेन कैरेक्टर्स. सो द ग्राफ विल बी द डायरेक्शनल मीन्स उसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? एक साइड पे वो फॉर्म होगा. सो द पिक विल बी वन डायरेक्शनल. तो उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्शनल बोलेंगे. ठीक है, एंड द थर्ड वन इज डिस्ट्रप्टिव. डिस्ट्रप्टिव मीन्स larger number of individuals acquires the 2 types of characters. means suppose हम एग्जाम्पल ले रेबिट है. ठीक है, वहां पे व्हाइट रेबिट भी होता है और ब्लैक रेबिट भी होता है. और वो दोनों का कैरेक्टर अगर वो ब्राउन रेबिट अगर वो ग्रे रेबिट भी फॉर्म करता है तो उसको मीन्स पेरिफेरल कैरेक्टर्स वो गेन करता है. मीन्स दोनों के कैरेक्टर्स को मिला के न्यू कैरेक्टर्स भी फॉर्म करता है या दोनों कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं. ठीक है, मीन्स पेरिफेरल कैरेक्टर्स को अगर गेन करता है सो दे फॉर्म्स 2 पिक्स. क्या होगा? वो 2 पिक फॉर्म करेगा. ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? डिस्ट्रप्टिव. मीन्स वहां के जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं, मीन कैरेक्टर्स होते हैं, उसमें डिस्ट्रप्शन आता है. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्ट्रप्टिव. तो ये था हमारा हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल. हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल मीन्स द allelic frequency of the population remains constant and same from generation to generation. means जो उसका जीन पूल होता है उसकी allelic frequency जो होती है वो 1 होती है. और उसका जो इक्वेशन है that is the p square plus 2pq plus q square is equal to 1. so allelic frequency remains constant means 1 ही रहेगी. ठीक है, बट वो कभी भी सेम नहीं रहती है. तो उसको क्या होगा? इवोल्यूशन. और उसके लिए उसको क्या 5 फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं. एंड दैट इज द फर्स्ट वन इज जेनेटिक फ्लो और जीन. सेकेंड वन इज जेनेटिक ड्रिफ्ट, उसमें हमने फाउंडर इफेक्ट भी देखा. ठीक है, थर्ड वन इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. देन फोर्थ वन इज म्यूटेशन एंड फिफ्थ वन इज द नेचुरल सिलेक्शन. और नेचुरल सिलेक्शन की एक 3 इफेक्ट्स स्टेबिलाईजेशन, डायरेक्शनल एंड डिस्ट्रप्टिव. ठीक है, this stabilization means large number of individuals acquire the mean characters, so the peaks get higher and narrower. Then the directional, it will be the large number of individuals didn't gain the acquired characters or mean characters but other than the mean characters, so the peak gets one directional. And the third one is disruptive, means large number of individuals acquire the peripheral characters, so the peaks gets 2 forms. The 2 peaks are forms. ठीक है, तो ये था हमारा जेनेटिक इक्विलिब्रियम और हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल. ओके, and if you have any query related to this topic you can comment in this section. ठीक है, और तब तक अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का टॉपिक देखेंगे. तब तक के लिए पढ़ते रहे. स्टे एट होम, स्टे सेफ.